स्टार्ट करते हैं गेटिंग चैप्टर 31 की पार्ट 3 की वीडियो को। पहला टॉपिक आता है हमारे पास क्वांटिफाइंग रीनल एसिड बेस एक्सक्रीशन, यानी हमने चेक करना है किडनीज यूरिन में कितना एसिड या कितनी बेस निकाल रही है। ये चीज चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले देखते हैं हम बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन। तो ये चेक करने के लिए नंबर 1 हम देखते हैं यूरिन फ्लो रेट, यानी कितने लीटर यूरिन बन रहा है, और नंबर 2 हम देखते हैं यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो अगर आपको पता चला कि भाई इतने लीटर यूरिन बन रहा है और हर लीटर में इतना बाइकार्बोनेट है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितने बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन हो रही है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई। नंबर 2 अब चेक करते हैं अगर न्यू बाइकार्बोनेट हमने देखना हो तो कैसे देखेंगे। मतलब मैं देखना चाहता हूं कि यार किडनीज ने कितना न्यू बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस किया है। जाहिर बात है वो न्यू बाइकार्बोनेट है वो रीअब्सॉर्ब होकर बॉडी में जाता है, यूरिन में नहीं आता। लेकिन अगर मैंने चेक करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यूरिन में मौजूद हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन देख लूंगा, क्योंकि हर बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन के साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, या फ्री फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ बाइकार्बोनेट बना तो साथ हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में हुआ, तो हर इस बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया। वेरी सिमिलरली यहाँ पे बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया। यहाँ पे ग्लूटामाइन से टूट के आगे पास बाइकार्बोनेट बन रहा है और अमोनियम। ये अमोनियम बेसिकली हाइड्रोजन इन कंबाइंड फॉर्म है, क्योंकि ये बेसिकली NH3 होता है ना, तो ये जो चौथा हाइड्रोजन लगा हुआ है ये कंबाइंड फॉर्म है। डन हो के बाद, और ये भी आपके पास यूरिन में आ जाएगा। तो अगर मैं यूरिन में मौजूद तमाम तर फ्री हाइड्रोजन और कंबाइंड हाइड्रोजन को देख लूं तो मुझे पता चलेगा टोटल कितना बाइकार्बोनेट बना है। ठीक है, ये देखो ये यूरिन में आके कंबाइंड हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, बना फ्री हाइड्रोजन था लेकिन यूरिन में आके कंबाइंड हो गया। ये भी बना फ्री था, यूरिन में आके कंबाइंड हो गया। तो अगर मैं टोटल चेक कर लूं कि यह यूरिन में फ्री और कंबाइंड मिला के कितना हाइड्रोजन है, तो मुझे टोटल बाइकार्बोनेट का पता चल जाएगा, क्योंकि हर बाइकार्बोनेट के साथ एक हाइड्रोजन आ रहा है। डन होगी बात। अच्छा, अब एक और चीज आप कह सकते हैं, हो सकता है आप कहें कि यार ये देखो बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करवाने के लिए जो हाइड्रोजन बना था वो वाला हाइड्रोजन तो जाके फिर H2O बन जाता है ना। ये फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन ना कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन है, बल्कि हाइड्रोजन तो ये रहा ही नहीं, ये अब वाटर हो चुका है। तो आप कहेंगे कि यार ये वाला तो फिर आपको यूरिन में कैलकुलेट नहीं कर सकोगे। तो हमने ये वाला यूरिन में कैलकुलेट करना भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो बाइकार्बोनेट बना था वो नेट प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट नहीं थी, वो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट थी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बाइकार्बोनेट बन रहा था और यहाँ बाइकार्बोनेट खत्म हो रहा था, तो इसको हम प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट में गिनते भी नहीं। डन हो के बाद, तो ये यूरिन में हाइड्रोजन की फॉर्म में होगा भी नहीं और इसके बाइकार्बोनेट को हमने गिनना भी नहीं। तो बहुत सिंपल चीज है कि हम यूरिन में सिर्फ हाइड्रोजन को गिनते हैं और हमें पता चल जाता है कि कितना बाइकार्बोनेट बना है। अब यूरिन में हाइड्रोजन जो है ना वो एक तो मेजरली आपके पास अमोनियम के फॉर्म में है, या तो प्रोड्यूस ही अमोनियम के फॉर्म में हो रहा है, या वो प्रोड्यूस तो सादी फॉर्म में हुआ था लेकिन सादी फॉर्म में प्रोड्यूस होकर अमोनियम बन गया। ठीक है, तो देखते हैं अगर मैंने यूरिन में चेक करना है टोटल कितने हाइड्रोजन है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कितना अमोनियम है, कितना फ्री हाइड्रोजन है, कितना सारा कुछ मिला के पता चलेगा ना कितना हाइड्रोजन आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं अमोनियम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अमोनियम को कैलकुलेट वैसे ही करते हैं बाइकार्बोनेट को करते हैं, यानी कि टोटल यूरिन फ्लो रेट का पता हो और हमें अमोनियम की कंसंट्रेशन का पता हो। तो मैं बता दूंगा कि भाई इतना अमोनियम निकला है, हर अमोनियम के साथ एक बाइकार्बोनेट भी प्रोड्यूस हुआ होगा। तो एक तो मुझे अमोनियम से पता चलेगा कि इतने बाइकार्बोनेट है। उसके अलावा कुछ और भी हाइड्रोजन होते हैं आपके यूरिन में जो कि फ्री फॉर्म में होते हैं या जो कि फॉस्फेट के साथ अटैच्ड फॉर्म में होते हैं। तो मुख्तलिफ हाइड्रोजन तो हैं आपके पास, उनको कैसे कैलकुलेट करें? उनको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम यूरिन की करते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, एक बात आपको पता है कि हमारा जो यूरिन है उसमें यूजुअली ज्यादा हाइड्रोजन आयंस वगैरह होते हैं ब्लड की निस्बत, और यूरिन हमारा एसिडिक होता है। ठीक है, तो वैसे भी हम हाइड्रोजन कैलकुलेट कर रहे हैं तो जाहिर है हाइड्रोजन आयंस होंगे तो सही ना। तो समझ लीजिए कि बहुत से फ्री हाइड्रोजन आयंस भी हैं और अटैच हाइड्रोजन आयंस भी, जिसकी वजह से जो यूरिन है ना वो थोड़ा सा एसिडिक है। फॉर एग्जांपल 6.4 है हमारी यूरिन की pH। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं टाइट्रेशन। हम यूरिन के अंदर डालना शुरू कर देते हैं NaOH। NaOH डालने से क्या होता है, देखो एक NaOH जो है ना वो एक हाइड्रोजन को मिलाता है और ये बन जाता है सोडियम प्लस वाटर। डालने के बाद तो यानी कि अगर एक NaOH यूज हुआ है तो एक हाइड्रोजन आयन खत्म हो गया। देखो ये एसिडिक है जबकि ये तो फिर आपके पास न्यूट्रल हो गया ना। तो इसका मतलब है जितना NaOH डाली जाएंगे हाइड्रोजन आयंस कम होते जाएंगे और आपकी pH जो है वो नॉर्मल की तरफ जाती चली जाएगी, pH आपके पास इंक्रीज करती जाएगी। ओके होगी बात। अच्छा, एक NaOH का यूज एक हाइड्रोजन आयन को काबू कर लेता है। तो हमें पता चल जाएगा कि यार इतने जैसे जैसे ये NaOH यूज होते जाएंगे ना हाइड्रोजन कम होते जाएंगे और pH नॉर्मलाइज होती जाएगी। 6.4 से 6.5 हो गई, pH ऊपर होती जाती है 6.6 हो गई। ठीक है, इस तरह से ऊपर जाती जाएगी। अच्छा, ये तो हमने देख लिया फ्री हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे यार कुछ हाइड्रोजन इस तरह भी तो थे जो कि अटैच फॉर्म में थे, कंबाइंड फॉर्म में थे यूरिन में। तो ये जो NaOH है वो कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हाइड्रोजन को भी मॉलिक्यूल से निकाल लेता है और निकाल के वाटर बना देता है। क्योंकि बात तो चाहे हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में हो चाहे फ्री फॉर्म में हो, ये NaOH सारे हाइड्रोजन को पकड़ के वाटर में कन्वर्ट करता जाएगा। हम भी NaOH डालते जाएंगे जब तक हमारी pH 7.4 ना हो जाए।
जब पीएच हमारे पास 7.4 हो जाएगी, ब्लड वाली पीएच हो जाएगी, उस वक्त हम कहेंगे चलो भाई अब चेक कर लो कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH यूज हुए हैं। जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH यूज हुए होंगे उतने ही हाइड्रोजन आयंस हमारे पास निकले हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर तलब है, वो ये जनाबी वाली, फ्री हाइड्रोजन आयंस तो NaOH काबू कर लेता है, जो हाइड्रोजन आयंस अटैच्ड हैं ज्यादातर उनको भी काबू कर लेता है, लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस अमोनियम में अटैच्ड होते हैं ना उनको ये NaOH नहीं निकाल पाता। अमोनियम में मौजूद हाइड्रोजन आयंस को निकालने के लिए पीएच बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है, कोई 9 या 9 से भी ज्यादा पीएच चाहिए होती है, 9.2 इतनी पीएच होगी तो इसके वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो सारी बात है इतनी पीएच तो हुई नहीं, तो इसका मतलब ये है कि NaOH की मेथड से अमोनियम के अलावा बाकी हाइड्रोजन आयंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सही होगी बात। अमोनियम को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला आ गया हमारे, मतलब वो तो सिंपली हम कंसंट्रेशन देख लेते हैं कि एक तो यूरिन में अमोनियम कंसंट्रेशन देख ली, दूसरा टाइट्रेशन कर ली, टाइट्रेशन से हमें अमोनियम के अलावा जितने हाइड्रोजन थे उनका भी पता चल गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल बॉडी से कितने हाइड्रोजन आयन निकले हैं, तो आप कहोगे यार इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम निकल गया प्लस इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH यूज हुआ, तो हमें पता चलेगा कि टाइट्रेटेबल एसिड जो है वो इतना निकला है। तो प्लस हाइड्रोजन आयंस बाय NaOH, तो मैं लिख रहा हूँ H बाय टाइट्रेशन। टाइट्रेशन से हमें जितने हाइड्रोजन को पता चलेगा, आपको कि भाई इतनी हाइड्रोजन टोटल निकल गई है। एक और चीज देखिएगा, बाइकार्बोनेट भी हो सकता है थोड़ा बहुत यूरिन में आ रहा हो। एक चीज हमें पता है कि सिंस बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन को बाइंड करता है, हमारी बॉडी में हाइड्रोजन को बाइंड करता है ना, तो इसलिए हम कहते हैं बाइकार्बोनेट अगर बॉडी से निकल रहा है, ये ऐसे ही है जैसे आप फ्री हाइड्रोजन को बॉडी में डाल रहे हो। ठीक है, मैं यूरिन की बात नहीं कर रहा इस वक्त, में बॉडी की यानी ब्लड की यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन ऐड करना या बाइकार्बोनेट रिमूव करना एक ही जैसा होता है। मतलब बाइकार्बोनेट रिमूव करोगे तो जारी बात है हाइड्रोजन ज्यादा आजाद होना शुरू हो जाएंगे। सही होगी ना बात। तो एक और चीज है, अब यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई है। हम पहले भी ये बात यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट थी वहां पे ये डिस्कस कर चुके हुए थे। यहाँ पे लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इज सेम एज एडिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट को निकालना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप हाइड्रोजन को डाल रहे हो। अच्छा, हमने क्या देखना था यहाँ पे कि यूरिन में टोटल कितना एसिड निकला है। यूरिन के थ्रू हमने बॉडी से कितने हाइड्रोजन आयंस निकाले हैं। हमने कहा भाई इतने हाइड्रोजन निकाले प्लस इतने हाइड्रोजन निकाले, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट भी आपके यूरिन में निकल रहा है। तो बाइकार्बोनेट जितना भी निकल रहा है, ये तो बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, बॉडी में हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यार ये तो बॉडी में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो ये जितने भी बॉडी में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। यानी मैं कहता हूं टोटल कितने हाइड्रोजन निकले, मिसाल के तौर पे भाई 55 हाइड्रोजन निकले प्लस यहाँ ये कहता है जी 5 हाइड्रोजन निकले, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ टोटल 60 हाइड्रोजन निकले, लेकिन आपके पास 10 बाइकार्बोनेट भी निकल गए हैं, तो मैं कहूंगा इसका मतलब है 10 हाइड्रोजन ऐड भी हुए हैं। तो इसमें से -10 करके नेट कितने हाइड्रोजन निकले, वो है 50। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे अगर मैंने नेट देखना है कि टोटल बॉडी में कितने हाइड्रोजन की कमी आई है, तो मैं देखूंगा कितना अमोनियम निकला, जितना अमोनियम निकला उतनी कमी आती है, इसलिए उसको देखा हमने। प्लस यूरिनरी टाइट्रेटेबल एसिड, यानी कि ये जो NaOH एसिड निकला वो हम चेक कर लेते हैं, ये भी जितना निकलेगा उतना बॉडी में हाइड्रोजन कम हुआ है। माइनस बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन, क्योंकि बाइकार्बोनेट निकलने का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें पता चलता है नेट एसिड एक्सक्रीशन कितनी है। अब जाहिर भी बात है जब आपने बेसिक यूरिन बनाना होता है तो ऐसे यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट ज्यादा होता है और ये एसिड नहीं निकलता, और जब आपने एसिडिक यूरिन बनाना होता है तो जाहिर बात है उसमें एसिड ज्यादा होता है, बाइकार्बोनेट नहीं होता, या बाइकार्बोनेट बहुत हद तक रीअब्सॉर्ब हो चुका होता है। तो ये हमारे पास सिंपल चीज है, इसमें एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं थी। आगे आता है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोजन सिक्रीशन। जाहिर बात है हाइड्रोजन की जो सिक्रीशन है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रेगुलेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्कलोसिस हो जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन की कमी होती है, तो हम हाइड्रोजन की सिक्रीशन बहुत थोड़ी करते हैं, इतनी थोड़ी करते हैं कि सारा बाइकार्बोनेट भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आपके यूरिन में बाइकार्बोनेट निकलेगा भी और आपकी हाइड्रोजन बहुत कंजर्व भी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर एसिडोसिस हो यानी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हो, तो फिर हम हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बहुत इंक्रीज कर देते हैं। ना सिर्फ सारा बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब करने के लिए हाइड्रोजन काफी होता है, बल्कि उससे भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है, तो ये फ्री फॉर्म में और बाइंडेड फॉर्म में निकलता भी है, एक्सक्रीट भी होता है। डन हो गई बात। अच्छा, अब ये जो मैंने कहा एसिडोसिस में हाइड्रोजन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, ओ भाई कैसे बढ़ती है, एसिडोसिस में क्या ऐसी चीज होती है जो हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ाती है, वो चीज डिस्कस करते हैं। पहले तो देखो, अगर मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है। ठीक है, और इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा ब्लड में, ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो आपकी रीनल सेल्स में भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। जब रीनल सेल्स में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बोनिक एसिड के थ्रू हाइड्रोजन फॉर्म करवाती है। ये बाइकार्बोनेट जो फॉर्म करवाएगी ये तो आपको पता है हमेशा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा,
अलबत्ता जो हाइड्रोजन फॉर्म करवाएगी वो हमेशा एक्सक्रीट ही होता है। ये तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतनी ज्यादा बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन होगी, और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतनी ज्यादा हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन होगी। ठीक होगी बात? ऑल राइट। उसके बाद देखिएगा, एक तो फैक्टर हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हाइड्रोजन की सिक्रीशन बढ़ती है। नंबर 2, चाहे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो चाहे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन तो आपके ब्लड में ज्यादा होती होती है ना, तो ये बजाते खुद भी हाइड्रोजन सिक्रीशन बढ़ाने का एक फैक्टर है। यानी अगर आपकी ईसीएफ में ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इनकरेज करता है। डन होगी बात? अच्छा, इन दो फैक्टर्स के अलावा हमारे पास कुछ और भी स्पेशल फैक्टर्स हैं। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पर एक फैक्टर है एल्डोस्टेरॉन। जो किडनीज में टाइप ए इंटरकेलेटेड सेल्स होते हैं, एल्डोस्टेरॉन उनसे कहता है कि ज्यादा हाइड्रोजन की सिक्रीशन करो। तो अगर ज्यादा एल्डोस्टेरॉन होगा हाइड्रोजन सिक्रीशन बढ़ जाएगी, कम एल्डोस्टेरॉन होगा हाइड्रोजन सिक्रीशन कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखिएगा सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर का। ये आपको याद होगा, हमने कहा था कि यहाँ पे आपके पास लूमिनल मेम्ब्रेन पे एक काउंटर ट्रांसपोर्ट का एक्सचेंजर होता है जो कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करता है। जब भी सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगी हाइड्रोजन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। ऐसी बात ही है ना। तो एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवाएगा। एंजियोटेंसिन 2 सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा तो हाइड्रोजन की, यानी जो भी फैक्टर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को इनकरेज करते हैं वही फैक्टर्स हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इनकरेज कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का भी इफेक्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी इंसान में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम थोड़ा है, तो जाहिर बात है ऐसे इंसान में सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर दी जाती है। तो जब ईसीएफ का वॉल्यूम थोड़ा होगा सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। हम यूं भी कह सकते हैं कि सोडियम का वॉल्यूम थोड़ा होना ज्यादा हाइड्रोजन सिक्रीट करवाता है, बॉडी में एल्कलोसिस कॉज करवाता है। तो यहां पर उन्होंने कहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीशन टेंड्स टू कॉज एल्कलोसिस। डाउन की बात। उसके अलावा पोटेशियम कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट होता है। अगर पोटेशियम आपकी बॉडी में थोड़ा है यानी हाइपोक्रीमिया है तो ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इनकरेज करता है, और अगर पोटेशियम ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन को कम करता है। डाउन की बात। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन को रेगुलेट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, बजाते खुद हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, उसके अलावा एल्डोस्टेरॉन वगैरह है, सोडियम, जो चीजें सोडियम को इनकरेज कर रही है, सोडियम की अब्जॉर्प्शन को इनकरेज कर रही है, वो सारी चीजें हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इनकरेज कर रही हैं। ईसीएफ का वॉल्यूम भी इफेक्ट कर रहा है, पोटेशियम कंसंट्रेशन भी इफेक्ट कर रही है। ये सारी चीजें आपकी हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इफेक्ट कर रही होती हैं। ऑल राइट, अब हम एक जनरल सी बातें करने लगे। यहाँ पे जो बातें शुरू होंगी ये बहुत जनरल किस्म की बातें हैं। अब हम देखते हैं रीनल करेक्शन। यहाँ पे एसिडोसिस की करेक्शन देखते हैं, फिर यहाँ पे एल्कलोसिस की करेक्शन देखते हैं। सबसे पहले एसिडोसिस। एसिडोसिस में आपको पता है जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, पीएच छोटी होती है। ठीक है, तो पीएच छोटी का मतलब है कि यहाँ पे हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन में पीएच का आंसर छोटा आएगा, यानी कि ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए है। तो एसिडोसिस में ये वैल्यू छोटी होती है, यानी बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो छोटी होती है। तो इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है कि आपके पास जो बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो है उसका आंसर छोटा आएगा। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है एसिडोसिस में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं और बाइकार्बोनेट थोड़ा होता है, तो बाइकार्बोनेट ओवर हाइड्रोजन छोटी रेशियो आएगी, या बाइकार्बोनेट ओवर कार्बन डाइऑक्साइड छोटी रेशियो आएगी। हाँ, अगर आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक में आपको पता है असल कल्प्रेट बाइकार्बोनेट होता है। तो यानी अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो हम कहेंगे भाई असल वजह बाइकार्बोनेट की कमी है, जिसकी वजह से इस टोटल रेशियो का आंसर छोटा आ रहा है। ठीक है, आंसर तो छोटा आएगा ही आएगा। अगर एसिडोसिस है तो इसका मतलब है पीएच तो कम हो ही रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो फिर असल वजह क्या है? बाइकार्बोनेट का कम होना। और अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो फिर असल कल्प्रेट कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना है। अब चाहे बाइकार्बोनेट कम हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, दोनों सूरतों में इस रेशियो का आंसर छोटा ही आता है, पीएच आपके पास थोड़ी ही आती है, एसिडोसिस होता ही होता है। यहां तक तो बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, फिर वो बता रहे हैं कि यार अगर आपके पास क्रोनिक एसिडोसिस चल रहा है, यानी ये तो चलो मसला बन गया ना आपके पास, तो लंग इसको ट्रीट किस तरह से करेंगी, सॉरी किडनीज इसको ट्रीट किस तरह से करेंगी? तो सीधी सी बात है, किडनी जो है वो अमोनियम की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। आपको याद होगा हम ग्लूटामिन को तोड़ के अमोनियम और बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किडनीज ऐसी सूरत हाल में ज्यादा ग्लूटामिन का ब्रेकडाउन शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा आपके ब्लड के अंदर और अमोनियम निकलना शुरू हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन बढ़ गई और बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में बढ़ गया। तो चलो शुक्र है, बाइकार्बोनेट जब बॉडी में बढ़ेगा तो उससे भी थोड़ी बहुत आपको पता है पीएच जो बेहतर हो जाएगी। बाइकार्बोनेट बढ़ेगा यानी कि बाइकार्बोनेट बेसिक होता है ना, तो वैसे भी पीएच आपके पास इंक्रीज करेगी, एसिडोसिस जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। डाउन की बात। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जो आपने यहाँ पे समझनी है ना, वो है कंपनसेशन। यानी कि जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपकी बाइकार्बोनेट में मसला आ रहा होता है तो लंग्स कोशिश करती हैं उस मसले को कंपनसेट करें। सही होगी बात। और जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में लंग्स में मसला आ रहा होता है तो किडनीज कोशिश करती हैं कि इस मसले को कंपनसेट करें। किस तरह से होती है कंपनसेशन? मिसाल के तौर पे आपके पास
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से एसिडोसिस हुआ होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई हुई है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुए हुए हैं। मुझे बताओ, जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे, हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन इंक्रीज करेगी। जारी बात है, हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो रीनल ट्यूब्यूल ज्यादा। जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं तो आपके पास बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है जब यहां पे मसला बना हुआ है तो दूसरी तरफ किडनीज बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रही हैं। सही है, और बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को जो बढ़ाना है ये एसिडोसिस को काफी बेहतर करने की कोशिश करेगा। इस तरफ अगर देखें यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको पता है असल रीजन होती है बाइकार्बोनेट की कमी, यानी किडनी जो बाइकार्बोनेट को निकाले जा रहे हैं, बॉडी में बाइकार्बोनेट की कमी हो गई है। तो फिर अब लंग्स को जिम्मेदारी का एहसास होगा, वो कहेंगे यार बॉडी में एसिडिटी हो रही है, कम से कम हमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकालनी चाहिए ताकि एसिडिटी ठीक हो सके। तो यानी कि लंग्स जो है वो बहुत कोशिश करेंगी कि ब्रीदिंग को इंक्रीज करें और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम करेंगी ताकि थोड़ा बहुत एसिडिटी को नॉर्मलाइज किया जा सके। डाउन के बाद अगर लंग्स खराब हुई हुई हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर रही हैं, एसिडिटी कॉज कर रही हैं, तो आपकी किडनीज अपना किरदार अदा करेंगी। वो कहेंगे अच्छा चलो हम बाइकार्बोनेट भी बढ़ा देते हैं ताकि सूरत हाल थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए। और अगर किडनीज खराब हुई हुई हैं, वो बाइकार्बोनेट को निकाली जा रही हैं, आपके पास एसिडिटी कॉज हो रही है, तो लंग्स कहती हैं चलो हम भी थोड़ा काम करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम कर देते हैं ताकि एसिडिटी आपकी थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी बात नॉर्मलाइज हो सके। टर्नों की बात तो ये हमने देख ली कि एक दूसरे को कैसे कंपनसेट कर रहे होते हैं। ये तो था आपके पास एसिडोसिस। फिर आते हैं हमारे पास एल्कलोसिस, यानी कि अब जारी बात है एल्कलोसिस में क्या होगा, बाइकार्बोनेट ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा। इस रेशियो का आंसर क्या आएगा, बड़ा। पीएच क्या होगी, ज्यादा। पीएच तक बेसिक होगी ना, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। वही रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा। एल्कलोसिस में क्या हुआ है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इसका मतलब एल्कलोसिस की रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होना। ठीक है, तो जारी बात है जब कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हुई है तो इस एल्कलोसिस को ठीक करने के लिए जो किडनीज है वो कोशिश करेंगे कि बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करें। और ऐसे कैसे होता है, बहुत सिंपल बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है तो हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन में भी कमी आ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कम हो गई, हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन कम हुई तो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन कम हो गई। इसका मतलब है बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, बाइकार्बोनेट बॉडी से निकल जाएगा, तो बॉडी में बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा। ये चीज आपके एल्कलोसिस को ट्रीट करने में रोल प्ले करेगी। वेरी सिमिलरली अब अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो, बातों की एक तरह से रिपीटेशन हो जा रही है, अगर ये हो जाए तो फिर ये हो जाएगा। मतलब एक दफा अगर कॉन्सेप्ट में आ गया ना तो फिर ये सारी बातें आपको बहुत आसान लगेंगी। एल्कलोसिस में क्या हो रहा है, एल्कलोसिस की मेन रीजन बॉडी में बाइकार्बोनेट का ज्यादा होना है। जब बॉडी में बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाएगी, बॉडी में एल्कलोसिस हुआ है, पीएच कम करने की जरूरत है, इसका मतलब है CO2 को बढ़ाने की जरूरत है। तो जारी बात है जो आपकी लंग्स है वो CO2 को इंक्रीज करेंगी, क्या करेंगी, ब्रीदिंग कम कर देंगी ताकि बॉडी में CO2 इंक्रीज कर जाए और इस तरह से लंग कंपोजिट कर लेती है। तो इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। अब आते हैं हम क्लिनिकल कॉजेज की तरफ। जनाबे वाली ये एसिडोसिस ये सारे मसले होते क्यों हैं, ठीक होगी बात। तो पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है। एसिडोसिस आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से होता है। तो इसका मतलब है लंग्स कोई ना कोई मसला कर रही है, लंग्स इसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल नहीं पा रही। क्यों नहीं निकाल पा रही, हो सकता है रेस्पिरेटरी सेंटर से काम ना कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पास जो लंग्स है उसमें कोई इश्यूज हो, नमूनिया हो, एम्फोसीमा हो, बस प्रॉपर्ली हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल नहीं पा रहे। ठीक है, इस वजह से आपके पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्यों होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस तब होता है जब आप बहुत ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हो। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालते हैं, या तो आपके पास कुछ साइकिक इशू हो जाता है। साइकोन्यूरोसिस में होता है कि बंदा बहुत सांस ली जा रहा है, तेरे बदले कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकल जाएगी। या फिर ये होता है कि आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हुए हो, वहां जाकर बहुत ज्यादा सांस लेते हो ताकि ऑक्सीजन को पूरा कर सको। ऑक्सीजन तो पूरी हो जाती है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बाहर निकल गई है, तो ये भी आपका एल्कलोसिस कॉज कर सकता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बहुत सिंपल चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज होने से होता है। फिर आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी के अलावा यानी लंग्स के अलावा कोई भी और मसला हुआ तो उसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही कहते हैं। अगर आपके पास मेटाबॉलिक एसिड्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं और किडनी को निकाल नहीं पा रही तो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे। अगर किडनीज का फेलियर हो गया तो भी हम उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे। अगर आपने अपनी खुराक में बहुत एसिड खाना शुरू कर दिए तो भी हम उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही कहेंगे। कोई भी रीजन और होना तो सारी रीजन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेज पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कॉज है आपके पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यानी कि जो आपकी रीनल ट्यूब्यूल से उन्होंने मसला करना शुरू कर दिया है। क्या मसाइल हो सकते हैं, एक तो मसला ये हो सकता है कि जितनी हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन करनी चाहिए थी उतनी हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन कर नहीं रहे, इसलिए एसिडोसिस हो गया। ठीक है, दूसरा मसला ये भी होता है कि हाइड्रोजन आयंस तो सिक्रीट हो रही है लेकिन हम बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो जारी बात है अंदर आजाद हाइड्रोजन बहुत फिरना शुरू हो जाएंगे, एसिडोसिस हो सकता है। तो ठीक है, तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में हमने देख लिया। अब अच्छा, ये जो मैंने कहा हाइड्रोजन की सिक्रीशन कम हो गई, बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन कम हो गई, भाई हाइड्रोजन की सिक्रीशन क्यों कम हुई,
बहुत सी रीजन हो सकती हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बहुत सारी चीजें रेगुलेट करती हैं, जिनमें से एक एल्डोस्टेरोन भी थी। तो हो सकता है एल्डोस्टेरोन की कमी हुई हो, इस वजह से हाइड्रोजन की सिक्रीशन ना हो रही हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन की सिक्रीशन ना हो रही हो। फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है, एल्डोस्टेरोन की इनसफिशिएंसी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। डाउन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरिया। यार डायरिया में ये होता है कि देखो फीसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, आपके फीसेस के थ्रू बहुत सारा बाइकार्बोनेट जाया हो गया। जब बॉडी में बाइकार्बोनेट कम हो गया तो एज ए रिजल्ट एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाइकार्बोनेट का निकालना ऐसे ही जिस तरह हाइड्रोजन आयंस को डालना है, तो हाइड्रोजन आयंस जब डालेंगे तो एसिडोसिस होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास वॉमिटिंग ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट्स। देखो वॉमिटिंग में यहाँ पे दो तरह का जिक्र करना है आपने। एक तो होती है आपके पास कि वॉमिटिंग हुई है, स्टमक वगैरह से चीजें बाहर निकल गई हैं, तो स्टमक में तो एसिड होता है, ऐसी सूरत में बॉडी से एसिड बाहर निकल जाएगा, बॉडी में होगा एल्कलोसिस। लेकिन अगर वॉमिटिंग में ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से मैटर बाहर निकला है, तो यहाँ पे बहुत सारा बाइकार्बोनेट, बहुत सी एल्कलिनिटी होती है। तो अगर यहाँ से वॉमिटिंग हो रही है ना, यहाँ का मैटर बाहर निकल रहा है, तो फिर जारी बात है एल्कलाइन वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग में आपकी बेसिस जाया हो जाएंगी और अंदर एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंटेस्टिनल वॉमिटिंग यानी इंटेस्टाइन से आपके पास वॉमिटिंग हुई है तो आपके पास एसिडोसिस होगा। इंटेस्टाइन से डायरिया के थ्रू बहुत तेजी से फ्लूइड निकल जाए तो भी एसिडोसिस होता है, और इंटेस्टाइन से अगर वॉमिटिंग बहुत होना शुरू हो जाए तो भी एसिडोसिस होता है। बहुत सिंपल चीज थी, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। फिर आता है हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस। यार डायबिटीज में आपको पता है ग्लूकोज में हो रही है गड़बड़े। जब ग्लूकोज में गड़बड़ी होती है ना, तो हमारी बॉडी सारी एनर्जी ग्लूकोज से बना नहीं पाती, मतलब सेल्स में ग्लूकोज कम आ रही है, जो भी वजह है, हम लोग ना फैट से एनर्जी बनाना शुरू कर देते हैं, और जब फैट को तोड़ते हैं तो एसिड बन जाते हैं, एसिड टू एसिटिक एसिड। ये तो मसला बन गया ना, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बनना शुरू हो गया है। तो डायबिटीज मेलाइटिस भी एसिडोसिस कॉज कर सकता है। उसके अलावा अगर आपने अपनी खुराक में एसिड्स इंक्रीज कर दिए हैं, आपकी दवाई इस तरह की खा रहे हो जिस तरह ये एस्पिरिन होती है, ये एसिटाइल सैलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये भी बहुत एसिडिक होते हैं। कोई आपने इस तरह की एसिडिक चीज खाना शुरू कर दी है, आपकी बॉडी में एसिडोसिस होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीनल फेलियर की वजह से किडनीज हाइड्रोजन आयंस को प्रॉपर्ली सिक्रीट ही नहीं कर पा रही, रीनल फेलियर हो गया आपके पास, इसकी वजह से भी एसिडोसिस हो सकता है। तो ये बहुत सारे कॉजेज देख लिए हमने एसिडोसिस के। अगर इसको हम एक निमोनिक बनाए याद करने के लिए, तो वो निमोनिक है हमारे पास CIDDVR। CID को एक DVD नहीं बल्कि DVR मिला है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर कहते हैं इसको, CIDDVR। ठीक है, अब यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर क्रोनिक रीनल फेलियर, I स्टैंड्स फॉर इंजेक्शन ऑफ एसिड्स, D स्टैंड्स फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, ये वाला D स्टैंड्स फॉर डायरिया, V स्टैंड्स फॉर वॉमिटिंग, और R स्टैंड्स फॉर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो CIDDVR की वजह से आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। फिर देखते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस किन वजूहात से होता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का क्या मतलब है? हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा ही रिमूव हो गए हैं, या कोई मतलब आपके पास गड़बड़ है, वो देखते हैं किस किस तरह की गड़बड़ हो सकती है। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाययूरेटिक्स। आते हैं हम क्लिनिकल एनालिसिस की तरफ। हमने चेक करना है बंदे को मसला हुआ क्या है। पहले तो बहुत सिंपल है, अगर पीएच कम होगी हम कहेंगे एसिडोसिस है, अगर पीएच ज्यादा होगी हम कहेंगे एल्कलोसिस है। लेकिन अब ये कौन से वाला एसिडोसिस है? ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कोई आया उसकी पीएच कम है, हम कहेंगे भाई पीएच कम, अगर तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ तो फिर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, और अगर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ तो फिर इसमें बाइकार्बोनेट की कमी होगी। ऐसी बात है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mmHg, और दूसरी तरफ बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है आपके पास 24। ठीक है, हम दोनों की वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट कम हुआ हम कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, एक और चीज भी है यहाँ पे, जब आपके पास होगा ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो बाइकार्बोनेट भी थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है आपको पता तो है, हमने कंपोजिशन पढ़ी हुई नहीं है। मतलब अगर एक बंदे को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसका इंक्रीज किया हुआ है, इसकी वजह से एसिडोसिस हुआ है, तो किडनीज उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा बहुत बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज कर लेंगी। तो यानी कि पेशेंट आएगा उसमें पीएच की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ है, और बाइकार्बोनेट डिक्रीज तो सही बात है नहीं हुआ, क्योंकि मेटाबॉलिक तो कोई मसला है ही नहीं, बल्कि बाइकार्बोनेट थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ, हम पक्का कह देंगे भाई आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। दूसरी तरफ जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा उसमें बाइकार्बोनेट कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होने की वजह ये भी थोड़ा सा कम होगा इसको कंपनसेट करने के लिए। सही होगी ना बात। अगर तो कार्बन रेस्पिरेटरी मसला होता फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता, लेकिन इस वक्त चूंकि लंग्स आपकी अच्छी काम कर रही हैं, इसलिए लंग्स ने सूरत हाल के मुताबिक थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर लिया है, क्योंकि जाहिर बात है इसने कंपनसेशन की हुई है। तो यानी कि अगर बाइकार्बोनेट कम है और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हुई है, हम कहेंगे भाई आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। लेकिन कई दफा मसला ये बनता है, एक बंदा, अच्छा एल्कलोसिस का इसके ऑपोजिट होगा, वो तो सिंपल चीजें हैं। कई दफा मसला ये होता है, एक बंदा आया है, हम कहते हैं इसको एसिडोसिस है, तो या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी या बाइकार्बोनेट थोड़ा होगा, उसको दोनों ही होता है, यानी थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है और थोड़ा सा बाइकार्बोनेट भी कम है।
लो जी, यानी कि उसकी लंग्स का भी मसला है और उसका ये भी मसला है। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का मसला बन गया। इस तरह के कॉम्प्लेक्स एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स को देखने के लिए हम ये बनाते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मोग्राम। नॉर्मोग्राम में आप देखते हैं यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तरफ आपके पास ये आ रहा है बाइकार्बोनेट का प्रेशर, बाइकार्बोनेट कितना है आपके ब्लड में, ये यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक होगी बात। इस तरह आपके पास ब्लड की पीएच आ रही है, और ये जो आप देख रहे हो ना बहुत सी रेड लाइंस बनी हुई हैं, ये एक एक लाइन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को शो कर रही है। डाउन की बात। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल बंदे में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी 40, बाइकार्बोनेट होगा 24, आप ये देख सकते हैं 24 और ये 40 वाली लाइन यूं, तो यानी कि ये पीएच है आपके पास नॉर्मल 7.4। समझ आ गई? इस तरह से इस टेबल को देखना आपको थोड़ी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब जिस बंदे को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है उसमें क्या होगा, मैंने बताया था जिसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है सीधी सी बात है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज की हुई होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज को कंपनसेट करने के लिए थोड़ी बहुत बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज हुई होगी। ये होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। और ओवरऑल पीएच क्या होगी, एसिडोसिस तो जारी बात है पीएच आपके पास कम हुई हुई होगी। ओके होगी बात। तो यहाँ पे देखते हैं हम, अब हमने ये वाली कंडीशन देखनी है, यानी पीएच कम हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई होगी। कहाँ पे, ये उन्होंने शो किया हुआ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं। इस पॉइंट पे देखना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई हुई है, कहीं 40 से ज्यादा हुई हुई है 80, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई हुई है, और इस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंपनसेट करने के लिए थोड़ी सी बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज की हुई है। ये देखो ऐसे ही है, बाइकार्बोनेट थोड़ी सी इंक्रीज की हुई है, और पीएच इस वक्त आप देख सकते हैं इसकी जारी बात है मतलब कम है, पीएच इसकी एसिडिक हुई हुई है। अगर ये बाइकार्बोनेट थोड़ा सा इंक्रीज ना करता तो इसी लाइन को अगर हम देखें ना, यही लाइन कंटिन्यू करें, तो यही लाइन कंटिन्यू करते हुए अगर आप नॉर्मल बाइकार्बोनेट लगाएं तो यानी कि पीएच इसकी ज्यादा फॉल कर जाती। ये देख रहे हैं आप, इसी लाइन को देखते हुए पीएच ज्यादा फॉल कर देती। शुक्र है बाइकार्बोनेट थोड़ा सा इंक्रीज कर गया ताकि पीएच थोड़ी फॉल करे। ये हमने देख लिया, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है इस बंदे को। ओके होगी बात। अच्छा, वेरी सिमिलरली अगर ये तो मैंने एक कंडीशन डिस्कस कर लिया ना, आप मुख्तलिफ और कंडीशन भी देख सकते हैं। हम देखते हैं जी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस की रीजन बाइकार्बोनेट का कम होना, ऐसे ही है, और इसको जारी बात है कंपनसेट करने के लिए थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगी। ये देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हुआ है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल से काफी कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। अच्छा, और अगर हम इधर कोई लाइन देखें तो इसको ट्रीट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी काफी कम हुई हुई है, अच्छी बात है, और जारी बात है आप देखते हैं पीएच जो है वो ये कम हुई हुई है। अच्छा, डाययूरेटिक्स क्या करते हैं, डाययूरेटिक्स जो है ना वो ट्यूब्यूल्स में जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें फ्लो ऑफ फ्लूइड इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनका काम है ज्यादा यूरिन बनाना, ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ फ्लूइड इंक्रीज कर देंगे। जब ज्यादा फ्लूइड आएगा तो नेचुरल सी बात है आपकी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और आपको पता है जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो जाती है, ठीक है। तो डाययूरेटिक्स ने फ्लूइड इंक्रीज किया जिसकी वजह से हमने थोड़ी बहुत सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज की है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई, हाइड्रोजन बॉडी से निकली जा रहा है, एज अ रिजल्ट बॉडी के अंदर हो गया एल्कलॉसिस। तो डाययूरेटिक्स वगैरह की वजह से बॉडी के अंदर एल्कलॉसिस हो सकता है। नंबर 2, एक्सेस एल्डोस्टेरोन। आपको पता है एल्डोस्टेरोन हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इंकरेज करता है, तो अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा बन रहा है हाइड्रोजन बहुत सिक्रीट हो जाएगा, बॉडी में थोड़ा रह जाएगा, बॉडी में एल्कलॉसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है वॉमिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। पहले मैंने आपको बताया था अगर स्टमक वगैरह से कंटेंट्स बाहर को जा रहे हैं तो स्टमक में तो बहुत एसिड होता है, तो यानी कि एसिड बॉडी से बाहर निकली जाएगा, अंदर आपके पास हो जाएगा एल्कलॉसिस। उसके बाद आता है आपके पास, फिर क्या आता है आपके पास, हाँ, इंजेक्शन ऑफ एल्कलाइन ड्रग्स। जाहिर सी बात है अगर आप एल्कलाइन ड्रग्स खाओगे तो आपके पास एल्कलॉसिस हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारे कॉजेज थे एल्कलॉसिस के लिए, जिसके लिए निमोनिक आपके पास जी डैड, ठीक है, अबू जी से कहते हैं जी अबू जी मैं आ गया। तो जी डैट में स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रिक कंटेंट्स को आप निकाल रहे हो किस तरह से, वो वॉमिटिंग के थ्रू। फिर डी स्टैंड्स फॉर आपके पास डाययूरेटिक्स, ए स्टैंड्स फॉर एल्डोस्टेरोन, और डी स्टैंड्स फॉर ड्रग्स, जो आपने एल्कलाइन ड्रग्स खा लिए हैं उनकी वजह से। ट्रीटमेंट किस तरह से होता है ये तो सोचने की बात है। बेहतरीन ट्रीटमेंट तो ये है कि जो भी मसला बने उस मसले को ठीक करो। अगर लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल रही तो लंग्स को इस तरह के टॉनिक्स दो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा निकालना शुरू कर दे। अगर किडनीज बाइकार्बोनेट को बॉडी के अंदर बचाई जा रही हैं तो बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करो, ठीक है। ये तो है आपके पास ट्रीटमेंट, लेकिन ये ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म में तो थोड़ा मुश्किल होता है। आसान हल क्या होता है, आसान हल ये होता है कि अगर एसिडोसिस हुआ है तो कोई बेस दे दो, अगर आपको एल्कलॉसिस हुआ हो तो कोई एसिड दे दो। जिस तरह अगर एसिडोसिस हुआ हो ना, हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट हम माउथ के थ्रू भी दे सकते हैं या इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। ये अंदर जाके आपका जो एसिड होता है उसको बहुत हद तक मतलब नॉर्मलाइज कर लेता है, उसको बफर कर लेता है, ठीक है। जाहिर बात है सोडियम बाइकार्बोनेट जब जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सा बाइकार्बोनेट बनेगा, और बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को कैद कर लेना। तो यानी कि ये एसिडोसिस में हम ज्यादा से ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं ताकि ये अंदर जाके हाइड्रोजन को कैद कर सके। दूसरी तरफ अगर किसी को एल्कलॉसिस हुआ है
तो फिर हम उसको दे देते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड भी आप माउथ के थ्रू भी दे सकते हो और बहुत कम कभी वैसे हम इंट्रावेनसली देते हैं। ये भी अमोनियम क्लोराइड जाता है और जाके आपके एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, HCl वगैरह फॉर्म करना शुरू कर देता है। तो जारी बात है ये एल्कलॉसिस को ट्रीट करने में रोल प्ले कर लेता है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीजें नहीं हैं। कार्बोनेट से ये वाली एडजस्टमेंट ना करती, सिर्फ बाइकार्बोनेट कम हुआ होता तो बहुत मसला बन जाता है। देखो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ बाइकार्बोनेट कम होकर 24 से 12 हुआ है, ठीक है, और कार्बोनेट उतनी की उतनी है। सही होगी बात। तो आप देखते हैं कि सिर्फ इस बाइकार्बोनेट कम होने की वजह से ये यहाँ पे आके मिलती हैं, यानी कि pH बहुत ही एसिडिक होनी थी। अब शुक्र है थोड़ी बहुत कार्बोनेट से भी डिक्रीज हो गई है, मिसाल के तौर पे कार्बोनेट 30 हो गई है, तो अब 30 वाली कर्व देखो तो वो यहाँ पे आके मिल जाती है 12 को, तो pH जो है वो नॉर्मल के कुछ करीब हो गई हुई है। समझ में आ रही है बात। तो ये आप इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज को समझ के आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। और हाँ, एक मसला जो आपके पास बन सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स मसला बन गया है, यानी किडनीज का भी मसला, मेटाबॉलिक मसला भी है। उसमें क्या होगा, कोई ऐसा एसिडोसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज की हुई है और बाइकार्बोनेट भी कम हुआ है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज की ये वाली कर्व आप लगाओ ना जरा, और बाइकार्बोनेट कम है, तो ये तो कोई यहाँ पे जाके मिलनी है, यानी बहुत ही इसमें एसिडिक pH हुई होगी। डायग्राम देख के हमें मुख्तलिफ चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि यार अगर यहाँ पे हुई तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, अगर थोड़ी यहाँ पे हुई तो इसका मतलब है एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से एसिडोसिस हुआ है। सही होगी बात। और अगर यहाँ पे चली जाती है बात तो इसका मतलब है क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये हमें इसको देखते हुए मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंडीशंस का आइडिया हो जाता है। देखते हैं कि एनाइन गैप क्या है और इससे हमें एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स के कैसे पता चलता है। सीधी सी बात है, हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस यानी कैटाइंस और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस यानी कि एनाइंस जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में पॉजिटिव आयंस हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ठीक है, ए है हमारे पास 90 या 92, अभी यूनिट्स को ना देखो बस वैसे ही, ए है हमारे पास 92, बी है हमारे पास 5 और सी है हमारे पास 3। तो टोटल पॉजिटिव आयंस कितने हो गए? 100। सही होगी बात। वेरी सिमिलरली हमारे पास नेगेटिव आयंस है, वो बहुत सारी किस्मों के, लेकिन मैं एग्जांपल में 3 ही लेता हूं। हमारे पास एक है जी एक्स, एक है वाई और एक है जी। एक्स है हमारे पास 50, वाई है हमारे पास 30 और जी है हमारे पास 20। तो टोटल देखो 50 प्लस 30 प्लस 20 ये भी हो गया हमारे पास 100। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस हमारे पास बराबर होते हैं। अब एक बंदा कहता है कि यार पॉजिटिव आयंस में देखो ना तो मेजरली ये वाले पॉजिटिव आयन ही है, बाकी तो एवं ही है, बस थोड़े बहुत ही होते हैं, मेनली यही वाले हैं। और अगर आप नेगेटिव आयंस देखो तो उनमें मेनली ये वाले 2 हैं, बाकी तो बस एवं ही है, ये वाले 2 मेनली होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक इसका डिफरेंस देखो तो मैं कहता हूं अच्छा ये देखो ए माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस कैटायन में से मैंने ये 2 एनाइंस माइनस कर दिए। अब जब मैं ये 2 एनाइंस माइनस करता तो आंसर क्या देखो, 92 माइनस 50 माइनस 30, इसका आंसर आता है हमारे पास 12। सही होगी बात। अब ये मैंने कैटाइन में से एनाइन माइनस किए हैं, मेजर कैटाइन में से 2 मेजर एनाइंस माइनस किए हैं, तो मेरे पास आंसर आया 12। सही होगी बात। इसका मतलब ये है कि ये जो कैटाइन है ये हमारे पास ज्यादा है और ये दोनों मिलके भी इससे कम है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। वैसे हमें इस बात का इल्म है, वैसे हमें इस बात का पता है कि टोटल पॉजिटिव आयंस और टोटल नेगेटिव आयंस बराबर होते हैं। सही होगी बात। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम टोटल नहीं ले रहे, हम सारे एनाइंस और कैटाइंस नहीं ले रहे, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि डिफरेंस इंडिकेट कर रहा है कि एक्स और वाई के अलावा बहुत से नेगेटिव आयंस और भी है जिनको अभी हम गिनती में नहीं ला रहे। सही होगी ना बात। अब हम करते हैं क्या बेसिकली, देखो ये जो पॉजिटिव आयन है ना हमारे पास, ये होता है सोडियम, जो सबसे कॉमन पॉजिटिव आयन है वो होता है सोडियम। दूसरी तरफ जो 2 नेगेटिव आयंस हम लेते हैं ना, वो होता है, एक होता है बाइकार्बोनेट और एक होता है क्लोराइड। सही होगी बात। तो हमारी इक्वेशन बनती है सोडियम माइनस बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन माइनस क्लोराइड की कंसंट्रेशन। आंसर यूजुअली आता है हमारे पास 12। अब हुआ बेसिकली क्या है, अगर किसी इंसान के अंदर बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज कर गए, सही है, अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज कर गए तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो a माइनस 50 की बजाय a माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 30, तो आंसर आपके पास 2 है, यानी एनाइन गैप जो है वो छोटा हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गए तो एनाइन गैप जो है वो छोटा हो जाएगा। और बाइकार्बोनेट ज्यादा होने का क्या मतलब है, चूंकि ये बेसिक होता है तो बाइकार्बोनेट ज्यादा होने का मतलब है कि एल्कलॉसिस हुआ है। सही होगी बात। तो मैं कह सकता हूं कि एल्कलॉसिस में बाइकार्बोनेट ज्यादा होते हैं और एल्कलॉसिस में एनाइन गैप छोटा हो जाता है। सही होगी बात।
वेरी सिमिलरली अगर एसिडोसिस की बात की जाए तो एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट हमारे पास कम हो जाते हैं। जब एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट कम होंगे तो एनाइन गैप का आंसर बड़ा आ जाएगा। अब ये जो एनाइन गैप का आंसर बड़ा आ रहा है, ये क्यों बड़ा आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है बाइकार्बोनेट आपके पास कम हुए हैं, बॉडी में टोटल आयंस कम नहीं हुए, टोटल नेगेटिव आयंस कम नहीं हुए। ये देखो ना, टोटल नेगेटिव आयंस 100 ही है। अगर ये x आपके पास 50 की बजाय 40 हो जाएगा तो जाहिर बात है फिर ये जो बाकी छोटे छोटे आयंस थे ये आपके पास 30 हो जाएंगे। टोटल आंसर आपके पास 100 ही आना है। सही होगी बात? तो अब होता बेसिकली क्या है, बाइकार्बोनेट हो गया कम, सही है, तो आपके पास एनाइन गैप का आंसर बड़ा आ गया। मेरे पास एनाइन गैप का आंसर आ गया जी, जो भी है मतलब आंसर बड़ा आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि एसिडोसिस में एनाइन गैप का आंसर जो है वो बड़ा आ जाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट कम हो गया। अब जो बाकी मिससेलेनियस थे जिनको हमने इस इक्वेशन में शामिल ही नहीं किया वो ज्यादा हो चुके हैं, तो वही मिससेलेनियस की वजह से एनाइन गैप आ रहा है। अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा, कई दफा ये होता है कि एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट तो कम हुए हैं, लेकिन जारी बात है मैंने बताया था ना, जब एक नेगेटिव आयन कम होता है तो कुछ और नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट तो कम हुए हैं लेकिन क्लोराइड इंक्रीज कर गए हैं। समझ आ रही है बात? बाइकार्बोनेट तो कम हुए हैं, यानी एसिडोसिस तो हुआ ही हुआ है, लेकिन क्लोराइड इंक्रीज कर गए। तो ऐसा एसिडोसिस जिसमें बाइकार्बोनेट कम हो, क्लोराइड इंक्रीज करे, उसमें एनाइन गैप पे बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर बाइकार्बोनेट की वैल्यू 4 कम हो जाए, इसकी वैल्यू 4 ज्यादा हो जाए, तो एनाइन गैप तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे एसिडोसिस को हम कहते हैं हाइपर क्लोरीमिक एसिडोसिस, के भाई क्लोराइड यहाँ पे इंक्रीज कर गया, तो ये होता है हाइपर क्लोरीमिक एसिडोसिस। और ये भी हो सकता है कि क्लोराइड इंक्रीज भी किया हुआ हो, उसके बावजूद भी एनाइन गैप ज्यादा हुआ हो। सीधी सी बात है, अगर बाइकार्बोनेट कम हो जाए मिसाल के तौर पे 5 और क्लोराइड इंक्रीज करे 3, ठीक है, तो यानी कि आंसर पे 2 का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन क्लोराइड भी इंक्रीज कर गया, तो ये हम कहेंगे हाइपोक्लोरीमिक एसिडोसिस है। तो इस तरह से हमें पता चला कैसे हम एनाइन गैप से जज कर लेते हैं कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है या क्या कंडीशन है, हाइपोक्लोरीमिक एसिडोसिस है या कोई और एसिडोसिस है। अच्छा हाँ, एक और चीज भी देखिएगा, यहाँ पे जो कि हम बाइकार्बोनेट की बेसिस पे एसिडोसिस और एल्कलोसिस का डिटरमिन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का पता चल रहा है। सही होगी ना बात? थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।